अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बहती ठंडी हवाएं मानो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। ये वो समय था जब पूरा उत्तर भारत मुगल साम्राज्य की शक्ति के सामने झुकता जा रहा था। एक एक करके कई राजाओं ने अपनी तलवारें म्यान में रख दी थी और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन उन्हीं पहाड़ियों के बीच एक ऐसा राज्य भी था जिसने अपने स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर बेचने से इनकार कर दिया। उस राज्य का नाम था मेवाड़। यहां का हर पत्थर स्वतंत्रता की शपथ ले चुका था और हर योद्धा अपने प्राणों से अधिक अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा को महत्व देता था। कुछ वर्ष पहले चित्तौड़गढ़ की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। हजारों वीर रणभूमि में शहीद हुए थे और असंख्य माताओं बहनों ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अग्निकुंड में कूदकर जौहर किया था। महलों की दीवारें धुएं से काली पड़ चुकी थी, लेकिन उस अग्नि ने सिसोदिया वंश के हृदय में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला जला दी थी जो आने वाले वर्षों तक बुझने वाली नहीं थी। चित्तौड़ भले ही मुगलों के हाथ चला गया था, लेकिन मेवाड़ की आत्मा अब भी अरावली की घाटियों में जीवित थी। वर्ष 1572 में गोगुंदा की धरती पर एक नया अध्याय लिखा गया। महाराणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। राजतिलक के समय उपस्थित हर व्यक्ति जानता था कि यह केवल एक राजा का अभिषेक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की नई प्रतिज्ञा थी। प्रताप ने राजमुकुट पहनते समय मन ही मन प्रण लिया कि वे अपने पूर्वजों की धरोहर को किसी भी सम्राट के चरणों में नहीं रखेंगे। उनके लिए मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि मां के समान पूजनीय था। उधर दिल्ली के शाही महलों में बैठा अकबर भी ये भली भांति समझता था कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा, तब तक उसका साम्राज्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। गुजरात के व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा हो या पूरे राजपूताना पर अपना अधिकार स्थापित करना, हर लक्ष्य के बीच मेवाड़ एक चट्टान की तरह खड़ा था। अकबर जानता था कि तलवार से पहले कूटनीति का प्रयोग करना अधिक लाभदायक होगा, इसलिए उसने युद्ध की जगह बातचीत का रास्ता चुना। एक एक करके अकबर ने अपने विश्वसनीय दूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा। पहले जलाल खान पहुंचे, फिर आमेर के राजकुमार मान सिंह, उसके बाद राजा भगवंत दास और अंत में राजा टोडरमल। सभी का संदेश लगभग एक ही था, महाराणा, मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। आपको सम्मान, सुरक्षा और वैभव सब मिलेगा। लेकिन हर बार प्रताप का उत्तर भी लगभग एक जैसा होता। सम्मान खरीदा नहीं जाता, उसे अपने कर्मों से कमाया जाता है। एक बार वार्ता के दौरान स्थिति ऐसी भी बनी जब लगा कि शायद समझौता हो जाएगा। महाराणा ने शाही पोशाक स्वीकार कर ली और अपने पुत्र अमर सिंह को मुगल दरबार भेजने पर विचार भी किया। परंतु अकबर की अंतिम शर्त थी कि स्वयं महाराणा प्रताप दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार करें। यह बात सुनते ही प्रताप का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस सिर पर एकलिंगनाथ का आशीर्वाद हो, वो किसी दूसरे सम्राट के सामने झुक नहीं सकता। चारों कूटनीतिक प्रयास असफल हो चुके थे। अब दोनों पक्ष समझ चुके थे कि निर्णय शब्दों से नहीं, बल्कि तलवारों से होगा। अकबर ने आमेर के शक्तिशाली राजा मान सिंह प्रथम को विशाल सेना का सेनापति नियुक्त किया। दूसरी ओर महाराणा प्रताप ने भी अपने विश्वस्त सरदारों, अफगान सेनापति हकीम खान सूर, राम शाह तोमर, झाला मानसिंह, भीम सिंह डोडिया और भील सरदार राणा पूंजा को संदेश भेज दिया, समय आ गया है। युद्ध भूमि के चयन में भी महाराणा प्रताप ने अद्भुत दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने खुला मैदान नहीं चुना, बल्कि अरावली की संकरी घाटी, हल्दी घाटी को अपना रण क्षेत्र बनाया। इस घाटी की पीली मिट्टी हल्दी जैसी दिखाई देती थी, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। यहां विशाल सेना एक साथ नहीं लड़ सकती थी। संकरे रास्ते मुगलों की संख्या का लाभ समाप्त कर देते थे। प्रताप जानते थे कि यदि युद्ध होना ही है तो उसे अपनी शर्तों पर लड़ा जाएगा। इधर मेवाड़ की सेना धीरे धीरे एकत्र होने लगी। राजपूत योद्धाओं के साथ
भील धनुर्धारी भी अपने धनुष कस रहे थे। हकीम खान सूर अपने अफगान सैनिकों के साथ पहुंचे। रामशाह तोमर अपने पुत्रों सहित युद्ध के लिए तैयार थे। हर सैनिक जानता था कि सामने संख्या में कहीं अधिक विशाल सेना होगी, लेकिन किसी के चेहरे पर भय नहीं था। वे हार या जीत की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य की बात कर रहे थे। उनके लिए रणभूमि में गिरना भी गौरव था। 18 जून 1576 की सुबह धीरे धीरे सूरज अरावली की चोटियों से ऊपर उठने लगा। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी पर घोड़ों की टापें गूंज रही थी। हवा में तलवारों की चमक दिखाई दे रही थी और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्व चेतक पर सवार होकर अपने सैनिकों के सामने पहुंचे। उन्होंने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, आज का युद्ध केवल मेवाड़ का नहीं, बल्कि स्वाभिमान का युद्ध है। यदि हम जीवित रहे तो स्वतंत्र रहेंगे, और यदि वीरगति प्राप्त हुई तो आने वाली पीढ़ियां हमारी कथा गाएंगी। उनके शब्द समाप्त होते ही पूरी घाटी एक साथ गूंज उठी, एकलिंगनाथ की जय, महाराणा प्रताप की जय। और उसी क्षण इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक आरंभ होने के लिए तैयार था। सूर्य अब पूरी तरह आकाश में चमक रहा था। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने अड़िग खड़ी थी। कुछ क्षणों तक वातावरण में ऐसा सन्नाटा छाया रहा, मानो स्वयं प्रकृति भी इस महायुद्ध की साक्षी बनने के लिए ठहर गई हो। अचानक रणभेरी बजी, नगाड़े गूंजे, और अगले ही पल हजारों घोड़ों की टापों ने हल्दी घाटी की धरती को हिला दिया। सबसे आगे अफगान वीर हकीम खान सूर अपनी टुकड़ी के साथ बिजली की गति से मुगल सेना पर टूट पड़े। उनके पीछे राजपूतों की तलवारें सूर्य की किरणों में ऐसी चमक रही थी जैसे आसमान से अग्नि बरस रही हो। महाराणा प्रताप की योजना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्होंने सोची थी। हल्दी घाटी का संकरा दर्रा मुगल सेना की विशाल संख्या को बेकार बना रहा था। मुगल सैनिकों को आगे बढ़ने की जगह ही नहीं मिल रही थी, जबकि मेवाड़ के योद्धा पहाड़ियों और संकरे रास्तों का पूरा लाभ उठाकर लगातार आक्रमण कर रहे थे। हर वार इतना तेज था कि मुगल सेना के अग्रिम दस्ते में भगदड़ मच गई। कई सैनिक अपने प्राण बचाने के लिए पीछे की ओर भागने लगे। राजपूतों के उत्साह का कोई अंत नहीं था। हर योद्धा अपने सामने आने वाले शत्रु को चुनौती दे रहा था। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की चिंगाड़ और घायल सैनिकों की पुकारों से पूरी घाटी कांप उठी। धूल का इतना घना गुबार उठ चुका था कि कई बार मित्र और शत्रु की पहचान करना भी कठिन हो जाता था। फिर भी मेवाड़ के योद्धा बिना रुके आगे बढ़ते रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं विजय उनके कदम चूमने को तैयार हो। मुगल सेना धीरे धीरे पीछे हटती चली गई। कई सैनिक बनास नदी की दिशा में भाग निकले। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि युद्ध का निर्णय हो चुका है और महाराणा प्रताप की सेना ने असंभव को संभव कर दिखाया है। लेकिन युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते। कई बार बुद्धि भी रणभूमि का रुख बदल देती है। मुगल सेना के आरक्षित दल के सेनापति मेहतर खान ने उसी समय एक ऐसी चाल चली जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। मेहतर खान ने नगाड़े बजवाए और ऊंची आवाज में यह समाचार फैलवा दिया कि स्वयं बादशाह अकबर विशाल सेना लेकर रणभूमि में पहुंच चुके हैं। ये बात सुनते ही पीछे हट रहे मुगल सैनिकों में नया उत्साह भर गया। उन्हें लगा कि अब उनके पीछे स्वयं सम्राट खड़ा है। कुछ ही क्षणों में भागती हुई सेना वापस मुड़ी और नए जोश के साथ युद्ध में कूद पड़ी। दूसरी ओर मेवाड़ के सैनिकों ने भी समझ लिया कि अब संघर्ष पहले से कहीं अधिक कठिन होने वाला है। अब युद्ध हल्दी घाटी के संकरे दर्रे से निकलकर खमनोर के मैदान की ओर पहुंच चुका था। यहां दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की भीषण भिड़ंत शुरू हुई। इसी चरण में युद्ध के विशाल हाथियों को मैदान में उतारा गया। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध हाथी राम प्रसाद दुश्मन की पंक्तियों में ऐसी तेजी से घुसा कि मुगल सेना में फिर से अफरातफरी मच गई। उसके हर कदम के साथ सैनिक इधर-उधर बिखरते जा रहे थे। मुगलों को उसे रोकने के लिए
अपने सबसे शक्तिशाली हाथी मैदान में उतारने पड़े। रणभूमि के दूसरे छोर पर एक और दृश्य इतिहास बनने वाला था। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां राजा मान सिंह अपने विशाल हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। प्रताप की आंखों में केवल एक लक्ष्य था, शत्रु के सेनापति तक पहुंचना। चेतक भी मानो अपने स्वामी के मन की बात समझ चुका था। वो बिजली की गति से दुश्मनों की पंक्तियां चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ ही क्षणों बाद वो ऐतिहासिक पल आया जिसे सदियों से वीरता की मिसाल माना जाता है। चेतक ने अद्भुत छलांग लगाई और अपने अगले दोनों पैर मान सिंह के हाथी की सूंड पर जमा दिए। ये दृश्य देखकर दोनों सेनाओं के सैनिक कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उसी क्षण महाराणा प्रताप ने पूरी शक्ति से अपना भाला मान सिंह की ओर फेंका। मान सिंह समय रहते हौदे में झुक गया और उसका जीवन बच गया, लेकिन उसका महावत वही ढेर हो गया। पूरा रणक्षेत्र इस दृश्य का साक्षी बन चुका था, लेकिन इस साहसिक आक्रमण की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। हाथी की सूंड पर लगी धारदार तलवार चेतक के पिछले पैर को गंभीर रूप से घायल कर गई। घोड़ा दर्द से तड़प उठा, फिर भी उसने अपने स्वामी का संतुलन नहीं बिगड़ने दिया। घायल होने के बावजूद चेतक लगातार दौड़ता रहा और महाराणा को शत्रुओं के बीच सुरक्षित संभाले रखा। उसकी स्वामी भक्ति देखकर मेवाड़ के सैनिकों का उत्साह और भी बढ़ गया, जबकि मुगल सेना महाराणा को चारों ओर से घेरने लगी। अब युद्ध अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। महाराणा प्रताप चारों दिशाओं से शत्रुओं से घिर चुके थे। उनके अनेक विश्वस्त सरदार वीरती प्राप्त कर चुके थे और चेतक भी गंभीर रूप से घायल था। ऐसा लग रहा था कि अगले कुछ ही क्षणों में इतिहास की दिशा बदल सकती है। तभी मेवाड़ की सेना में से एक वीर सरदार आगे बढ़ा। उसने महाराणा के सिर से राजचिन्ह उतारकर स्वयं धारण कर लिया और ऊंचे स्वर में शत्रुओं को ललकारा। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ क्षणों में उसका ये निर्णय मेवाड़ के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। रणभूमि के बीचों बीच महाराणा प्रताप चारों ओर से शत्रुओं से घिर चुके थे। चेतक का एक पैर बुरी तरह घायल था, फिर भी वो अपने स्वामी को गिरने नहीं दे रहा था। तलवारों की चमक और धूल के गुबार के बीच ऐसा लग रहा था कि अब हर क्षण निर्णायक है। तभी बड़ी सादड़ी के वीर सरदार झाला मानसिंह आगे बढ़े। उन्होंने बिना एक पल गवाए महाराणा प्रताप के सिर से राजमुकुट और राजछत्र उतारकर स्वयं धारण कर लिया। अब दूर से देखने वाला हर सैनिक उन्हें ही महाराणा प्रताप समझ रहा था। झाला मानसिंह ने अपनी तलवार हवा में लहराई और ऊंचे स्वर में शत्रुओं को ललकारा। मुगल सेना का पूरा ध्यान उनकी ओर चला गया। हजारों सैनिक उन्हें ही महाराणा समझकर चारों तरफ से टूट पड़े। दूसरी ओर मेवाड़ के सैनिकों ने इसी अवसर का लाभ उठाया और घायल महाराणा प्रताप को सुरक्षित बाहर निकालने लगे। ये केवल एक सैनिक का बलिदान नहीं था, बल्कि अपने स्वामी और मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं मृत्यु को गले लगाने का अद्वितीय उदाहरण था। झाला मानसिंह अपने लगभग 350 साथियों के साथ अंतिम सांस तक लड़ते रहे। एक के बाद एक वार उनके शरीर पर पड़ते गए, लेकिन उनकी तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। महाराणा प्रताप सुरक्षित रणभूमि से निकल चुके थे। उस दिन इतिहास ने देख लिया कि कभी-कभी एक व्यक्ति का त्याग पूरे राष्ट्र का भविष्य बचा लेता है। उधर चेतक अपने घायल पैर के बावजूद लगातार दौड़ता जा रहा था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, सांसें तेज हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना। पीछे मुगल सैनिक पीछा कर रहे थे, जबकि सामने अरावली की पथरीली घाटियां थी। हर छलांग चेतक के लिए असनीय पीड़ा लेकर आ रही थी, फिर भी उसने अपनी गति कम नहीं की। कुछ दूर चलने के बाद एक गहरा नाला सामने आ गया। सामान्य परिस्थिति में भी उसे पार करना आसान नहीं था, लेकिन चेतक ने बिना
रुके अपनी शेष बची शक्ति समेटी और एक लंबी छलांग लगा दी। महाराणा प्रताप सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। ये चेतक की अंतिम महान छलांग थी। नाला पार करते ही उसका शरीर कांपने लगा। उसने धीरे धीरे अपने घुटने मोड़े और अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उस वीर अश्व ने अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने सबसे प्रिय साथी को खो दिया था। रणभूमि से बाहर निकल आने का अर्थ संघर्ष का अंत नहीं था। महाराणा प्रताप जानते थे कि यदि वे जीवित हैं तो मेवाड़ भी जीवित है। उन्होंने खुले मैदान में युद्ध करने के बजाय अरावली की दुर्गम पहाड़ियों को अपना नया रण क्षेत्र बनाया। अब मुगलों पर सीधे आक्रमण करने के बजाय उनकी रसद, संचार और चौकियों को निशाना बनाया जाने लगा। भील सरदार राणा पूंजा और उनके तीरंदाजों ने जंगलों से निकलकर मुगल सेना पर ऐसे छापामार हमले किए कि विशाल सेना भी असहाय दिखाई देने लगी। लगातार युद्धों के कारण मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कठिन होती जा रही थी। ऐसे समय में महाराणा प्रताप के विश्वस्त मंत्री और कोषाध्यक्ष भामाशाह आगे आए। उन्होंने वर्षों से संचित अपनी पूरी निजी संपत्ति महाराणा के चरणों में अर्पित कर दी। ये केवल धन का दान नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के संघर्ष में विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण था। इसी आर्थिक सहायता से महाराणा ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और संघर्ष की नई शुरुआत की। समय बीतता गया, लेकिन महाराणा प्रताप का संकल्प कभी नहीं टूटा। मुगलों ने कई बार नई सेनाएं भेजी, पर अरावली के जंगल और मेवाड़ के योद्धाओं का साहस हर बार उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। अंततः वर्ष 1582 में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने निर्णायक प्रतिआक्रमण किया। मेवाड़ के वीरों ने मुगल चौकियों पर धावा बोल दिया। अनेक दुर्गों पर पुनः मेवाड़ का ध्वज लहराने लगा और खोए हुए अधिकांश क्षेत्रों पर फिर से अधिकार स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप ने केवल युद्ध ही नहीं लड़ा, बल्कि संघर्ष के बीच अपने राज्य का पुनर्निर्माण भी किया। उन्होंने चावंड को नई राजधानी बनाया, प्रशासन को पुनर्गठित किया और कला तथा संस्कृति को भी संरक्षण दिया। उनका विश्वास था कि केवल तलवार से कोई राज्य महान नहीं बनता, उसकी संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान ही उसे अमर बनाते हैं। यही कारण था कि कठिन परिस्थितियों में भी मेवाड़ की पहचान कभी समाप्त नहीं हुई। आज सदियों बाद भी हल्दी घाटी केवल एक युद्ध का नाम नहीं है, ये उस अटूट विश्वास का प्रतीक है कि स्वतंत्रता केवल जीतने से नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए किए गए अनवरत संघर्ष से जीवित रहती है। इतिहासकार युद्ध के परिणाम पर अलग अलग मत रख सकते हैं, लेकिन एक सत्य निर्विवाद है, महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मातृभूमि के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। चेतक की अंतिम छलांग, झाला मानसिंह का बलिदान, भीलों की निष्ठा और भामाशाह का त्याग आज भी हमें याद दिलाते हैं कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं, बल्कि उसके लोगों का अदम्य साहस और अटूट आत्मसम्मान होता है। यही कारण है कि हल्दी घाटी की गाथा आज भी हर भारतीय के हृदय में अमर है।